तो हाँ गाइज, मुझे पता है कि काफी लंबा टाइम हो गया, लेकिन फाइनली लेकर आ चुका हूँ एक और नया चैप्टर फ्रीकी कलर का, जहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है उसी सीन से जहाँ पर हमारे एमसी जिन ने सामने वाले बंदे को दो कंडीशंस दी होती है, जिनमें पहली कंडीशन होती है उस बास्टर्ड को ढूंढ कर लाओ जिसने मुझे धक्का दिया था, और कंडीशन नंबर 2 जो कि हमें बताई नहीं जाती। लेकिन उस दूसरी कंडीशन को सुनने के बाद उस चश्मिश बंदे की भी हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से भी सिर्फ एक शब्द निकलता है, क्या, जहाँ पर जिन भी कहता है, क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा था, मैंने तुमसे कहा था ना। तो आखिरकार तुम इतना सॉक्ड चेहरा क्यों बना रहे हो, मेरे लिए लेकर आओ ये अमाउंट जो कि तुमने अभी मुझे दिया है इसका 10 गुना। जहाँ पर इतने रुपयों के बारे में सुनने के बाद तो चश्मिश बंदे की भी हालत खराब हो जाती है, और ऐसा कहकर जिन वहां से जाने लगता है और कहता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। वह भी मन में सोचता है, नहीं ये क्या हो गया, वो बंदा तो मेरे साथ खेल गया, जिस जैंग सीजन को मैं पहले जानता था ये अब वो नहीं रहा। तभी जिन रुकता है और कहता है, और हाँ मैंने अभी अभी यहाँ पर आसपास ही एक नई कार को भी नोटिस किया है जिसकी विंडोज पर धुंध छाई हुई थी। जिसकी बात को सुनकर वह बंदा और भी ज्यादा परेशान, जहाँ पर हम देख भी पाते हैं हमारे जिन के डोर के दूसरी साइड पर कुछ बंदे उसका काम तमाम करने के लिए खड़े होते हैं। जिन भी उस बंदे से कहता है, तुम सच में ऐसी चीजों को तो नहीं करोगे ना जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। वह बंदा और घबरा जाता है, वह मन में सोचता है, क्या इसने मेरे प्लान के बारे में इतनी जल्दी पता लगा लिया, लेकिन अब तो ये काफी लेट हो चुका है। तभी हमारा जिन किसी को कॉल करता है, जहाँ पर हमारे जिन ने पुलिस को कॉल किया होता है। वह कहता है, उप्स मैं तो टैक्सी को बुला रहा था, ये कहाँ पर कॉल मिल गया, और उन सभी लोगों को पुलिस की धमकी देकर आराम से वहाँ से निकल जाता है। वह बंदा अपने सिर को पकड़े हुए टेबल के सामने बैठा होता है और काफी ज्यादा परेशान भी होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जिन आराम से पैदल चलता हुआ कहीं पर जा रहा होता है। जहाँ पर हमारा जिन कहता है, जी स्योंग मिन वह सच में अपने दिमाग को अच्छी तरीके से यूज करना जानता है। यह उन दोनों ब्योंग चान और वेंग वॉन जोंग से एकदम अलग है। अगर रियल सीजन के मारने वाले मास्टरमाइंड के रूप में कोई फिट बैठता है तो वह जी स्योंग मिन ही बेस्ट कैंडिडेट होगा। लेकिन जिस तरीके से वह मना कर रहा था, ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा होगा। अब से मैं उस पर भरोसा करूंगा। अभी के लिए सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम वह लाल वालों वाले भाइयों के पीछे की ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमें कोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हांजो के साथ उसके बाकी के दोनों साथी भी पहुंच चुके होते हैं। बेचारा हांजो अभी भी वॉन का इंतजार कर रहा होता है, बार बार घड़ी को देख रहा होता है। तभी हकारी कहती है, लीडर वहां देखो, वहां पर और कोई नहीं बल्कि होता है वॉन। हकारी भी उसे इस हालत में देखकर कहती है, हे वॉन आखिरकार तुम्हारा बैग कहाँ पर है रे। हांजो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन में होता है, वह भी कहता है, वॉन मैंने तुमको पहले जो कुछ हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ वह सारी ही चीजों को एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर दिया था ना, क्या मैंने ऐसा नहीं किया था। वॉन भी उनकी बातों को सुनकर शांत होता है। तगड़ा बंदा भी कहता है, वॉन हम भी जानते हैं आखिरकार तुम कितनी बेसब्री से जिन को ढूंढना चाहते हो, लेकिन हम भी तो उसे ढूंढना चाहते हैं ना। उन्होंने कहा था कोई खतरनाक बंदा यहाँ पर आया है। हकारी भी कहती है, एक बार वेरी वेस्ट यानी कि हकाला सिवलिंग्स यहाँ की सिचुएशन को संभाल लेते हैं, उसके बाद हम कोरिया फिर से आएंगे। लेकिन वॉन उनकी बातों को सुनकर कुछ नहीं कहता। जहाँ पर हांजो कहता है, अगर तुम इसी तरीके की एक्टिंग करते रहे। तभी वॉन कहता है, एक्चुअली यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि मुझे तुमको बतानी है। जिसकी बात को सुनकर वे सारे ही लोग चौंक जाते हैं। उसी एयरपोर्ट पर हम देखते हैं उसी असासिन टाइप लड़की को जिसने लास्ट चैप्टर में रोथचाइल्ड सेंटर के एक असासिन को भी मारा था। वह कहती है, यारे काफी लंबा टाइम हो गया कोरिया को देखे हुए। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वह लड़की भी फोन को पिकअप करते हुए कहती है, हेलो ये है साकुरा डे सुजो। जहाँ पर फोन की दूसरी तरफ से आवाज सुनाई देती है। वहीं से सर्चिंग स्टार्ट करना, जहाँ पर जैंग हुई का जीपीएस सिग्नल लास्ट बार कट ऑफ हुआ था। अगर तुम्हें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले या पता चले कि उसे टेक आउट कर दिया गया है किसी के द्वारा, तो हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना। वह भी कहती है, यस सर। फिर हम रोथचाइल्ड सेंटर हेडक्वार्टर जर्मनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई काफी तेजी में भागता हुआ जा रहा होता है। जहाँ पर वह बंदा कहता है, डायरेक्टर ईस्टर्न यूरोप में। जहाँ पर हाउरू होता है जो कि कहता है, मुझे पता है मैंने पहले ही हकाला सिवलिंग्स को वहां पर भेज दिया है, तो तुम जल्दी से जाओ और एक चॉपर को मेरे लिए तैयार करो।
फिर हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न यूरोप के ऑपरेशन सेंटर का सीन, जहां पर तबाही सी मची हुई होती है। काफी सारे एजेंट्स को टेक डाउन कर दिया जा चुका होता है और लिटरली भाई यह काम सिर्फ एक बंदे ने किया होता है, जिसके डर के मारे एक एजेंट तो पीछे दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है। वह बंदा भी दिखने में काफी खतरनाक होता है, जिसके दोनों हाथों में एक एक चाकू होता है। पहले तो वे एजेंट थोड़ा शांत होता है, फिर एकदम से उसके सामने आकर अंदर दोनों फायरिंग करने लगता है। लेकिन वह जब सामने देखता है तो वहां पर कोई होता ही नहीं और वह असैसिन अचानक से उस एजेंट के पीछे आ जाता है और स्विंग भाई साहब उसका तो काम तमाम कर दिया होता है एक पल भर में। जहां पर वह असैसिन साथ ही साथ कुछ बॉम्ब्स को भी उस प्लांट कर रहा होता है और हर कोने में कर रहा होता है, जहां पर वह अपने काम को पूरा करने ही वाला होता है। तभी वह वहां पर किसी को नोटिस करता है, जो कि और कोई नहीं होते हैं हकाला सिबलिंग्स। जहां पर हम देखते हैं वह असैसिन बंदा भी अपने रिमोट में एक्सप्लोजन के बटन को दबाने ही वाला होता है कि तभी उन हकाला सिबलिंग्स ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके उस चाकू और उसके उस रिमोट दोनों ही चीजों को वहां से गिरा दिया होता है और अचानक से वे दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं और रख के मारते हैं काफी खतरनाक सा पंच। दोनों के पंच की पावर काफी खतरनाक होती है, जिससे वह असैसिन टाइप बंदा भी उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। यहाँ तक कि उनके पंच के साथ काफी धुआं भी उड़ता है। लेकिन इस टाइम पर वे दोनों ही चौंके हुए होते हैं, क्योंकि वे देखते हैं आखिरकार उस असैसिन को तो उनके पंच का ज्यादा कुछ फर्क पड़ा ही नहीं होता। इसके बजाय उसके पीछे की दीवार में क्रैक पड़ चुके होते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं इस असैसिन की ड्यूरेबिलिटी कितनी हो सकती है। वह बंदा भी समझ जाता है कि यह बैटल ऑल आउट होने वाली है, तो वे दोनों ही एक दूसरे के सामने बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। जहां पर वह असैसिन हकाला सिबलिंग्स के पहले अटैक को तो काफी आसानी से डॉज कर लेता है, साथ ही साथ हकाला सिबलिंग्स उस अटैक के साथ एक और पंच तैयार करके सीधा कर देते हैं उसके ऊपर। लेकिन भाई हम देखते हैं इस पंच को भी उसने काफी आसानी से डॉज कर लिया होता है। लेकिन तभी अचानक से एक पंच ऊपर की तरफ से सीधा उसी असैसिन के सिर पर पड़ने वाला होता है। लेकिन इससे पहले वह पंच उस असैसिन से टकराता वह असैसिन फुर्ती दिखाते हुए पीछे हट जाता है। तभी हकाला सिबलिंग्स में जो लड़की होती है, हाँ देखने में तो दोनों लड़के लगते हैं, लेकिन इनमें से एक लड़की है जो कि कहती है भाई क्या हमें इसे गोली मारकर खत्म नहीं कर देना चाहिए। उसका भाई भी कहता है नहीं, हमें इस कमीने को यहाँ से जिंदा वापस ले जाना है। लेकिन तभी वह कमीना, मेरा मतलब है असैसिन, वहाँ से भागने लगता है। लड़की गुस्सा हो जाती है, कहती क्या ये कमीना भाग रहा है। उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, क्योंकि वह यहाँ पर है। जहां पर वह असैसिन भागता हुआ वहां से निकल चुका होता है, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर आ जाता है काफी खतरनाक सी लात। बाहर का सीन एकदम शांति भरा होता है, लेकिन अगले ही पल वहां पर होता है काफी तगड़ा धमाका। लिटरली भाई उस अटैक की पावर इतनी होती है कि वहां पर अलग सा ही धमाका हो चुका होता है। हकाला सिबलिंग्स भी सीधे कर चौंक जाते हैं। और भाई बता दूं, ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा हाओरो। जहां पर वह अपने साइड में देखता है किसी का ब्लड, जो कि और कोई का नहीं बल्कि होता है उसी असैसिन का। उसने जैसे तैसे करके हाओरो के उस अटैक को तो डॉज कर लिया होता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ पर थोड़ी बहुत इंजरी तो हो चुकी होती है। हाओरो भी उसे बचा देख कर चौंक जाता है और सोचता है और मन में सोचता है उस लड़की के बाद पहली बार मैंने कोई एक ऐसा बंदा देखा है जो कि मेरे अटैक को हेड ऑन लेने के बाद भी जिंदा बचा है। वह मार्क्स वाला बंदा भी स्माइल करता है और धीरे से कहता है जैसा कि प्रेडिक्ट किया ही गया था, हाओरो खुद यहाँ पर चल कर आ गया। तभी अचानक उन्हें किसी चॉपर के उड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसे आवाज को सुनकर वे सिबलिंग्स भी चौंक जाते हैं। हम देखते हैं एक चॉपर को जो कि हाओरो के सामने उड़ता हुआ आ रहा होता है और एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वह मार्क्स वाला असैसिन भी अपना हाथ दिखाते हुए कहता है बाय बाय हाओरो। और उसका इतना कहते कि साथ ही वह चॉपर काफी खतरनाक तरीके से गोलीबारी करने लगता है हाओरो के ऊपर। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। उस जगह की तो हालत काफी खराब हो चुकी होती है। तभी कोई कार्स में बैठकर वहां पर आता है और ये होती है हमारे जिन की टीचर, जो कि वहां के नज़ारे को देखने के बाद काफी ज्यादा ही चौंकी हुई होती है। वह कहती है जल्दी से जाओ और कोई सर्वाइवर मिले तो उसे जल्दी से बचा कर लाओ। तभी उसे सामने दिखता है काफी सारा मलबा जो कि अचानक से हिलने लगता है, जिसे देखकर वह भी चौंक जाती है। जहां से निकल कर आता है हमारा हाओरो अपने दोनों हकाला सिबलिंग्स के साथ। हाओरो कहता है काम ही तुम्हारे आने का यह टाइम थोड़ा संदेहपूर्ण है ना? क्या तुम मुझसे यह भी नहीं पूछने वाली क्या मैं ठीक हूँ या नहीं? काम ही भी कहती है
तुम कोई इस तरह के पर्सन नहीं हो जो कि इतनी आसानी से खत्म हो जाओ। जिसकी बातों को सुनकर हमारा हाउरो भी शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर और भी काफी सारे चॉपर्स आ जाते हैं, जिनसे आता है वह चीफ। वह आते के साथ ही हाउरो से पूछने लगता है, हाउरो क्या तुम ठीक हो? आखिरकार किस तरीके के कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की है? हाउरो उस पर भी शक करते हुए कहता है, ब्रांच 2 के डायरेक्टर, तुम्हारे आने की यह टाइमिंग भी थोड़ी बहुत संदेहपूर्ण लगती है। ब्रांच 2 डायरेक्टर भी चौंका हुआ होता है। वह कहता है, क्या टाइमिंग? द ईस्टर्न यूरोप ऑपरेशन सेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन तो सिर्फ ब्रांच के हेड्स को ही पता है, लेकिन यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया था अटैक करने वाला, मानो कि वह मेरा ही इंतजार कर रहा हो यहाँ पर आने का। और जाते हुए कहता है, अभी की सिचुएशन को देखते हुए हम डिफेंस लेवल 4 को डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस बात को सुनकर वे दोनों भी चौंक जाते हैं और सोचते हैं, क्या हाईएस्ट लेवल के डिफेंस को सीधा ही जितने भी एजेंट्स को हमने ऑपरेशंस पर भेजा है उन सभी को वापस बुलाया जाए और उनकी रेस्पेक्टिव ब्रांच पर इकट्ठा किया जाए। और ऐसा कहकर वह वहां से निकल जाता है, जहां पर हाउरो अपनी कार में बैठा बैठा अपनी पिछली फाइट की बातों को याद कर रहा होता है, जहां पर जब उसने उस असैसिन पर अटैक किया था, जहां पर उसे उसके गले में वही अजीब सा नेकलेस दिखता है और सोचता है, हाँ आखिरकार सभी चीजों को देखा जाए तो ये टाइम थोड़ी अजीब सी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लास्ट चैप्टर में हमारे जेंग सी जिन और उस जेंग हुई की फाइट हुई होती है, जहाँ पर कोई आया होता है अपनी बाइक के साथ और यह वही लड़की होती है, जिस नज़ारे को देखकर वह भी कहती है, कुछ न कुछ चीज तो जरूर से ही यहाँ से नीचे गई है, क्या यह जेंगो ही हो सकता है? ऐसा कहकर वह भी नीचे जाने लगती है और सारी ही चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करती है। तभी उसे वहाँ पर दिखते हैं किसी के घसीटे जाने के निशान, जिनका वह पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वह किसी चीज को जाकर देखती है। वह जगह देखने में ऐसी लग रही होती है जहाँ पर किसी को दफनाया गया हो। वह लड़की जब वहाँ से मिट्टी को हटाती है तो देखती है जेंग हुई को। वह वहां से आने के बाद कहती है, यारे क्या उसने नहीं कहा था कि उसके पास एक डायमंड बॉडी है और वह कभी नहीं मर सकता? वहां पर एक बंदा होता है जो कि उसे कहता है, ओह अच्छा हुआ, क्या आप इस मोटरसाइकिल के ओनर हैं मिस? वह लड़की भी कहती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? वह भी कहता है, नहीं, यहाँ पर आजकल काफी सारे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, जिस वजह से मैं सोच रहा था कहीं और एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वह लड़की भी क्यूरियोसिटी से उससे पूछती है, क्या इसके अलावा भी यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है? जहाँ पर वह उससे लोकेशन का पता पूछकर वह आ चुकी होती है उसी होटल में जहां पर आग लगी होती है पिछली बार, जहां पर लास्ट टाइम उस बंदे ने उस लड़की को बताया था। जिस दिन यह लैंडस्लाइड हुई थी उसी दिन यहाँ पर एक रोड के पास के पेंशन में आग भी लग चुकी थी। कई लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ सियोल के बंदे रुके हुए थे, नहीं कुछ स्टूडेंट्स थे। फिर वह अपने फोन को चेक करते हुए सोचती है, जेंग हुई कुछ दिनों के लिए सियोल में रुका था और उसका लास्ट जीपीएस लोकेशन यहीं पर दिखा रहा है। और उसी सेम दिन पर इस पेंशन में, जो कि पूरी तरीके से स्टूडेंट्स से भरा हुआ था, उसमें भी आग लग चुकी थी। और वे स्टूडेंट्स कहाँ के थे? सियोल के। हाँ, ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे कि पजल के जितने भी पीसेज हैं वे एक एक करके परफेक्टली तौर पर फिट होते जा रही है। फिर हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई खाना खा रहा होता है, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि होता है जेम्स बॉन्ड, जो कि कहता है, इंग्लिश खाना दिन की शुरुआत के लिए सच में काफी ज्यादा ही अच्छा होता है। मजा आ गया। वह फिर से खाना खाने लगता है, जहाँ पर उसे बार बार काफी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं और एक के बाद एक काफी सारे ही मैसेज होते हैं, जिनको देखकर वह भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, आखिर ये कौन सा पागल है जो कि सुबह सुबह से मुझको मैसेज पर मैसेज भेजा जा रहा है? जहाँ पर जब वह उन मैसेजेस को चेक करता है, उन मैसेजेस में सिर्फ एक सवाल बार बार पूछा जा रहा होता है, क्या तुमने बैज को चेक किया? वह कैसा था? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ क्या? जिसे देखने के बाद वह भी समझ जाता है और कहता है, ये जिन, यहाँ तक कि कोई कुत्ता भी परेशान नहीं करता जब कोई खाना खा रहा हो। मुझे इस बेकार चीज को बंद करके रख देना चाहिए। लेकिन तभी वह अपने सामने किसी को नोटिस करता है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। कहता, क्या तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा? हाँ, पर उसके सामने कोई और नहीं बल्कि आया होता है हमारा जिन, जो कि उसी की प्लेट से उसी के खाने को उसी के सामने बड़ी बेशर्मी से खा रहा होता है और कहता है, आखिरकार तुमने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया उस मैसेज में? जेम्स बॉन्ड तो अभी भी चौंका हुआ होता है और देखते ही देखते जेम्स बॉन्ड की पूरी थाली खाली कर दी होती है और कहता है, खाने के लिए शुक्रिया, आपका खाना मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन अब तक जेम्स बॉन्ड पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका होता है और कहता है, जिन, मुझे पता था तुम में कोई भी मैनर्स नहीं है, लेकिन अब की बार तो तुमने लाइन क्रॉस कर दी है। जिन भी अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे ऊपर इस खाने की वजह से लड़ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस डॉक्टर से ना मिलवाऊं? जिसके डॉक्टर वाली बात को सुनकर तो जेम्स बॉन्ड भी शांत हो जाता है। जेम्स बॉन्ड भी कहता है, ठीक है, लेकिन आखिरकार तुम मुझे ये बताओ, आखिरकार तुम यहाँ पर इतनी लंबी
में चलकर क्यों आए हो? अब तुम मुझसे ये मत कहना। जिनके ऐसे चेहरे को देखकर वह भी समझ जाता है और कहता है, और गुस्सा करते हुए कहता है, तुम कमीने, अभी सिर्फ एक दिन हुआ है, एक दिन। मैं जब यूके में था वहाँ पर भी कम से कम एक सप्ताह हो जाता था डिटेल से निकालने में। जहाँ पर जिन भी कहता है, हाँ वही तो कह रहा हूँ, यह कोरिया है, कोरिया। जेम्स बॉन्ड भी शांत होता है वो कहता है, ठीक है, मैंने इस मामले में देखना कल रात से ही शुरू कर दिया था। मैं अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के नाम को तो पता नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन रिसेंटली यूरोप में काफी सारे हाई प्रोफाइल वाले लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पर बचे हुए सर्वाइवर्स से हमें जो जानकारी मिली है उससे हमें यह पता चला है कि उन पर अटैक करने वाला जो अटैकर था उसने वही सेम बेच पहने रखा था जो कि तुमने मुझे कुछ टाइम पहले भी दिखाया था। वैसे चीजों को देखने से ऐसा लग रहा है कि वे डेलिबरेटली होकर अपने बैच को सभी को दिखाते फिर रहे हैं, और मैं ये जांच करने में लगा हुआ हूँ कि आखिरकार वे ऐसा कर क्यों रहे हैं। जिन भी मन में सोचता है, लेकिन जब वह बंदा मेरे साथ लड़ने के लिए आया था, लेकिन तब तो उसने अपना बैच नहीं दिखाया था मुझे, उसने उस बैच को छुपा कर रखा था। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वह पर्सनल दुश्मनी की वजह से मुझसे लड़ने आया होगा, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर। जिन भी कहता है, तो मुझे बताओ आखिरकार कौन लोगों को मारा गया है, आखिरकार वो लोग कौन थे? जेम्स बॉन्ड भी कहता है, आखिरकार वे लोग कौन थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फर्क इससे बात पड़ता है कि वह किस ग्रुप से जुड़े हुए थे। और जो बात मुझे पता चली है उनमें से हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर रोथचाइल्ड सेंटर को हेल्प कर रहा था। जिस बात को सुनकर तो जिन भी चौंक जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को एक पार्क में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर लास्ट टाइम पर जेम्स बॉन्ड ने उसे कहा था कि मैं और जानकारी को जल्दी से जल्दी निकालने का पूरा ट्राई करूंगा, तो तब तक के लिए तुम्हें वेट करना होगा। जिन मन में सोचता है, आखिरकार इस सारी चीजों में रोथचाइल्ड सेंटर क्यों उभर कर आ रहा है? क्या वह लाल बालों वाला बंदा भी रोथचाइल्ड सेंटर के हेल्प करने वाले बंदों को मारता हुआ फिर रहा था? डैम इट, रुको जरा, यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता कि वैंग वॉन जोंग किसी इतनी बड़ी स्केल के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो और उसके पास कोई ऐसा कनेक्शन भी हो? तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वैंग वॉन जोंग ने उस बंदे के भाई को हायर किया था मुझे मारने के लिए। जब मैंने उसके भाई को मार दिया तो वह बंदा मुझे मारने के लिए आया। हाँ, और इसके अलावा वह ऑर्गेनाइजेशन और भी लोगों को यहाँ पर भेजेगी या फिर भेज भी दिया जा चुका होगा। डैमेट, क्या सारी ही चीजों में से वही ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी जो कि रोथचाइल्ड सेंटर पर अटैक कर रही है? ये मेरा कैसा श्रापित भाग्य है। मुझे लगता है शायद से यह कोई छोटा मोटा ग्रुप होगा, उसे तो मैं आराम से हैंडल कर लूंगा। इसमें सबसे अच्छा सिनेरियो ये हो सकता है कि उन्हें कभी पता ही ना चले कि आखिरकार उसे मारा किसने है, और इवेंचुअली वे इस चीज पर गिव अप कर देंगे। वॉन, क्या तुमने सच में उस सीन को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था ना, या नहीं किया था? जहाँ पर हमें वॉन के हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉन ने उन सारी ही बातों को हांजो और उसकी पूरी टीम को बता दिया होता है। हांजो भी कहता है, क्या तुम कह रहे हो तुमने और जिन्न ने मिलकर उस बंदे को अकेले ही हरा दिया? वॉन भी कहता है, हाँ, आखिरकार मुझे इन बातों को कितनी बार बताना पड़ेगा? जिसकी बातों को सुनकर वे लोग भी शांत हो जाते हैं। हांजो भी कहता है, तो आखिरकार जिन के बारे में क्या? मैंने सुना था कि जिन वहाँ पर काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से घायल था, तो क्या हुआ? हकारी भी कहती है, अगर उसने उस बंदे को हरा दिया है तो वह काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो चुका होगा, तो वह वापस क्यों नहीं आ रहा? वह तगड़ा बंदा भी कहता है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि वह यहाँ पर अलग से कुछ अलग प्लान बना रहा है। वॉन भी कहता है, मैं अभी अभी एक बार और मिला था और जिनसे मुझे सही तरीके से नहीं पता आखिरकार उसने इस पूरे टाइम किया क्या, लेकिन मैं एक चीज के बारे में तो पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जिन अब तुम लोगों से बिलोंग नहीं करता है। हांजो कहता है, आखिरकार तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? क्या उसने हमें धोखा दिया है? वॉन भी उन्हें रोकता है और समझाता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि वह काफी ज्यादा ही बदल चुका है, तुम बड़ी मुश्किल से ही उसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे। जिसकी बात को सुनकर वे लोग भी चौंक जाते हैं। एनीवे, यह रिपोर्ट मत करना कि जिन अभी भी जिंदा है। देखने से ऐसा नहीं लगता कि उसका वापस जाने का कोई भी इंटेंशन है। हांजो भी कहता है, क्या उसका वापस जाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है? लेकिन क्यों? जहाँ पर वो ने जिन को फोन मिला दिया होता है और वो कहता है, आप खुद ही उससे पूछ लीजिए। जहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि एक जगह पर लेटा हुआ होता है, वह कहता है, अरे नहीं, मेरे सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी उसके पास कोई आता है, ये होता है हमारा वॉन। उसे वहां देखकर जिन भी कहता है, हे वॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह देखता है कि वॉन के पीछे एक और होता है जो कि होता है हमारा हांजो। अचानक से जिन को अपने सामने देखकर तो बेचारा हांजो भी ब्लश करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वे तीनों ही लोग एक साथ बैठ जाते हैं। जिन भी कुछ ना जानने का नाटक करते हुए कहता है, मेरा नाम है जेंग सीजिन और तुम्हारा नाम क्या है? जिसकी ऐसी एक्टिंग को देखकर तो हांजो भी शांत हो जाता है। वॉन जिन को बताता है कि हांजो सब कुछ जानता है बॉस, लेकिन जिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता और कहता है, वॉन, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हांजो किसी गेम कैरेक्टर का नाम है? हांजो भी कहता है, तुम इस बेकार एक्टिंग को करना बंद करो जिन।
जिसकी बात को सुनकर जिन भी सीरियस हो जाता है और हान जो आगे कहता है आखिर इस पूरे टाइम क्या हुआ था, मैं इस सारी ही चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ और हाँ तुम्हारे इस चेहरे के बारे में भी। जिन भी उसकी बातों को सुनकर शांत हो जाता है, जहाँ पर हान जो आगे कहता है मुझे ये तो नहीं पता आखिरकार आपका चेहरा इतना कैसे बदल गया, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे मुझे सीधा तुमसे ही कंफर्म करना है। जिन सीरियस होते हुए कहता है तो आखिरकार वह चीज क्या है? हान जो कहता है रोथ चाइल्ड, क्या तुम्हारा सच में कोई इंटेंशन नहीं है रोथ चाइल्ड सेंटर वापस जाने का? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मोटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही असासिन लड़की आराम से बेड पर लेटी हुई होती है और हमारे जिन की उसी वीडियो को देख रही होती है और कहती है तो तुम वही बच्चे हो जो कि उस रात उस होटल में रुके हुए थे जिस रात उस होटल में आग लगी थी, सेरिम आर्ट हाई स्कूल के F क्लास के एक स्टूडेंट। और क्या यह तुम नहीं हो? जिसकी बात को सुनकर हम जान सकते हैं कि इसे भी कहीं ना कहीं अंदाजा लग चुका है कि यह जिन हो सकता है। जहां पर सीन एक बार फिर से जिन और हांजो पर शिफ्ट होता है, जहां पर हांजो कहता है मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ क्या तुम्हारे पास वापस जाने का कोई इंटेंशन है भी या नहीं? जिसकी बातों को सुनकर हमारा जिन भी शांत बैठा होता है। वॉन भी कहता है जिन भाई आप सही कह सकते हो। जिन कहता है मैं वापस वहां पर नहीं जाना चाहता हूँ, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। हांजो भी कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिरकार क्यों? जिन कहता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझको करनी है और एक पर्सन का उधार मेरी जिंदगी पर है क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को बचाया था तो मुझे उसे रिपे भी करना है। हान जो मन में सोचता है तो ये बात एकदम सही थी, यह यहाँ आने के बाद काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। हान जो आगे कहता है तो एक बार उधार चुकाने के बाद जिन उसकी बात को कुछ नहीं कह पाता। वॉन भी कहता है लीडर आपको रुक जाना चाहिए, जिन इस टाइम पर काफी ज्यादा ही नर्वस दिखाई दे रहा है। जिन भाई इस टीम का हर एक पर्सन यहाँ तक कि मैं भी, हर कोई आपकी साइड पर है तो आप जो भी चाहो वो काम कर सकते हो, सही कहा ना लीडर? जहाँ पर हान जो भी हाँ में सिर हिलाता है। जिन भी कहता है थैंक यू वॉन। जहाँ पर हम उसी चश्मिश बंदे को अपनी टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं, वह जिनकी उन्हीं बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर जिन ने कहा होता है तुम्हें 10 गुना रुपए लाना होगा और सोचता है तो अब मुझे समझ में आ रहा है आखिरकार जो ब्योंग चान उस टाइम पर कह क्या रहा था। उसने उस टाइम पर कहा था कि जिन अब पहले जैसा नहीं रहा, जिस तरीके से वह बोल रहा था, जिस तरीके का उसका पोज था, सब कुछ एकदम डिफरेंट। वहाँ पर वोंग जॉन भी आ जाता है जो कि कहता है सियोंग मिन मुझे माफ करना लेट होने के लिए, क्या मुझे एक ड्रिंक को ऑर्डर करना चाहिए? सियोंग मिन भी गुस्सा होते हुए कहता है तुम कमीने जल्दी से यहाँ पर आकर कुर्सी पर बैठ जाओ। वे दोनों ही एक दूसरे के सामने शांति में बैठे होते हैं। वैंग वॉन जोंग भी कहता है तो तुम्हारा मतलब है जेंग सीजन, क्या कहा था उसने? जी सियोन मिन भी कहता है हाँ उसने कहा था कि उसी को हमें उस पर्सन को ढूंढ कर लाकर उसको देना है जिसने उसको धक्का दिया था और इसे मारा था, या फिर उसको 10 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वैन वोंग जोंग कहता है वेट उस टाइम पर तुम 350 मिलियन वॉन लेकर गए थे। नहीं रुको, 3.5 बिलियन वॉन। यह बात इतनी जोर से कही होती है कि सारे लोग उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। जिस युनमिन भी गुस्सा होते हुए कहता है अपनी आवाज को धीरे रखो पागल। वॉन जोंग भी माफी मांगता है और कहता है लेकिन आखिरकार तुम 3.5 बिलियन वॉन कहाँ से लाओगे? जिस युनमिन भी परेशान होते हुए कहता है मुझे नहीं पता। वॉन जोंग कहता है अगर हमने उसको रुपए नहीं दिए तो हमें उस पर्सन को ले जाना होगा जिसने उसको धक्का दिया था, तो फिर सही है ना हमें ब्योंग चान को उसे दे देना चाहिए क्योंकि आखिरकार हम कोई कल्प्रेट तो है नहीं। जेसियन मिन भी कहता है और अगर ब्योंग चान वह कल्प्रेट नहीं हुआ तो? बेन वोंग जोंग कहता है तो अगर कल्प्रेट मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, ब्योंग चान भी नहीं है तो आखिरकार कल्प्रेट नहीं, मुझसे ये मत कहना। जेसियन मिन भी कहता है हाँ अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है रुपयों को इकट्ठा करना, हमें जल्दी से जल्दी इस सारी चीजों से निकलना होगा इससे पहले कि वह यहाँ पर आ जाए। मोटा बंदा कहता है तो आखिरकार मेरे पापा की तिजोरी के बारे में क्या? जेसन मिन भी कहता है क्या तुम सीरियस भी हो, तुम अपने ही पापा के रुपयों को चुराने वाले हो? मोटा बंदा कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब तिजोरी को खाली करने से नहीं है, मैंने तिजोरी के अंदर यह देखा था, अब यह क्या है वह बाद में पता चलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जिन कहीं पर जा रहा होता है। जिन मन में सोचता है डैमेट ये चीजें सही नहीं जा रही हैं, अगर और ज्यादा लोगों को पता चला आखिरकार मैं कौन हूँ, ओ हेल मुझे उस कमीने के चेहरे को सी देना चाहिए था। तभी उसके नाम को कोई पुकारता है और कहता है हे जेंग सी जेन, और भाई ये और कोई नहीं बल्कि होती है हमारी प्यारी सबकी प्यारी गाहुन। अगले ही सीन में वे दोनों कहीं दूर शांत जगह पर बैठे होते हैं। जिन भी कहता है हे गाहुन क्या तुम्हारी बॉडी अब सही है? गाहुन भी गुस्से में कहती है तुमने तो बड़ा जल्दी इस बारे में पूछ लिया, उस कल्प्रेट के आने से पहले ही तुम मुझे उस ड्रामने बेसमेंट में कैसे घसीट के ले जा सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है तुम सच में काफी ज्यादा ही निर्दयी हो? जिसकी बातों को सुनकर हमारा जिन भी शांत हो जाता है
और याद करता है पास्ट की बातों को, जहाँ पर गाहुन हॉस्पिटल के बेड पर अनकॉन्शियस पड़ी हुई होती है। जिन भी उसे गेट से देख रहा होता है, जहाँ पर पुलिस वाले लोग भी कह रहे होते हैं तो ये क्या वैसे ही लग गई थी। हाँ, ऐसे रूरल एरिया में अचानक से आग लग ही जाती है। जिन भी मन में सोचता है ये सारी चीजें सब मेरी गलती है और ऐसा सोचकर वहां से चला जाता है। जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हमारा जिन कहता है मुझे माफ करना गाहुन हर एक चीज के लिए। उसकी माफी को सुनने के बाद हमारे गाहुन भी ब्लश करते हुए अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहती है, अगर तुम मुझसे माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। फिर उन दोनों में थोड़े पल की शांति छा जाती है। तभी गाहुन कहती है, ओह हाँ, मैं इस वीकेंड अपनी एक दोस्त के साथ मूवी देखना चाहती थी, लेकिन उसने कहा उसे कोई काम आ गया है जरूरी, तो वह मूवी देखने नहीं जा सकती। और अगर मैं रिजर्वेशन को कैंसिल करूंगी तो यह मुझे काफी बुरा लगेगा। और कई लोग तो ऐसा कह रहे थे कि अगले सप्ताह वह मूवी गायब भी हो जाएगी सिनेमा घरों से। एनीवे, सारी चीजें कुछ ऐसी ही हो गई हैं। तो तभी जिन कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगी? जिसकी बात को सुनकर गाहुन भी ब्लश करने लगती है और कहती है, तो चलो चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और कहता है, क्या अभी तक काम पूरा नहीं हुआ? जहाँ पर फोन की दूसरी तरफ बैठा बंदा कहता है, सर हमें सारी ही चीजों को सेफली तौर पर करने के लिए कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो प्लीज हमें थोड़ा और टाइम दीजिए डॉक्टर। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर भी अपने फोन को रख देता है और तभी वह अपने पीछे बैठे हुए बंदे से कहता है, आखिर वह टाइम कब आएगा? सीजन नहीं, क्या मैं जिन को आपके हवाले कर सकता हूँ? जिसकी बात को सुनकर वह लाल बालों वाला बंदा भी शांत होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। 100 लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट करवा देना। अगला चैप्टर कल ही आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।